आजकल सोशल मीडिया में क्या विवेक के माध्यम से आनंद हो रहा है कि विवेकहीन होते जा रहे हैं लोग? ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर लोगों के साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसमें OTP फ्रॉड, फिशिंग, ये सारी गतिविधियां हैं। क्या होते हैं ये? इंट्रानेट और इंटरनेट, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट या इन दोनों में जो अंतर है मुख्यतः वो हमें बता दीजिए एक बार। नायकन सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बैठिए पूजा। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम पूजा है। मैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव हरवार की निवासी हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव हरवार से ही पूरी की है। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन अपने गृह जिले नीमच से श्री सीताराम जाजू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से BSc किया है सर। और मेरी जो हॉबी है वो बैडमिंटन खेलना और संजा लोकगीत गायन है सर। आपका जिला मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। जी सर। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 4 जिलों का नाम बताएं। जी सर। सर रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर। जी सर। अच्छा, पन्ना की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? सर उत्तर प्रदेश से। तो पूर्व में, तो उत्तर में हो गया। जी सर। और भी है शहडोल, अनूपपुर, ये भी पूर्वी जिले। इनकी सीमाएं किसे लगती है? छत्तीसगढ़ से? जी सर, अनूपपुर की और छत्तीसगढ़। नीमच की सीमाएं किसे लगती हैं? सर राजस्थान से। और नीमच के अलावा किन जिलों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? जी सर। नीमच के अलावा सर हम देखते हैं तो मंदसौर की, रतलाम की और झाबुआ की। इसके पश्चात इधर शाजापुर, आगरमालवा, श्योपुर, शिवपुरी की सीमाएं लगती हैं। श्योपुर को श्योपुर क्यों कहते हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, अनूपपुर को अनूपपुर क्यों कहते हैं? क्या अनूप नाम की कोई व्यक्ति के आधार पर इसका नामकरण हुआ है? जी सर, मैंने पढ़ा तो था पर एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर ठीक है, नीमच को नीमच क्यों कहते हैं? जी सर। सर नीमच जो ब्रिटिश छावनी स्थापित की गई थी तो उसका पूरा नाम था नॉर्थ इंडियन माउंटेन आर्टिलरी एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर। इसी के आधार पर नीमच का नाम सर नीमच पड़ा है। अच्छा, तो वो एक्रोनीम है, मतलब संक्षिप्त नाम है। जी सर। तो नॉर्थ इंडियन तो NI होता है। जी सर। तो नीमच में NI है कि NE है? NEE है सर। वो वर्तमान में सर धीरे धीरे उसको NEE हो गया है, परंतु जो तब स्थापित किया गया था तब NI था सर। चलिए ठीक है। आपने मेंशन किया है अपने फॉर्म में कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया आपने। जी सर। कितने लंबा प्रशिक्षण थे, कितने समय का था? सर इसमें 1 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 20 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या सीखा 20 घंटे में आपने? जी सर। सर कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है कि कैसे ऑन करना है, कैसे शट डाउन करना है, आप अपनी ईमेल ID कैसे बना सकते हैं, और जो बेसिक मोबाइल भी उस समय सिखाया गया था कि मोबाइल कैसे चलाना है, ऐसी बेसिक जानकारी इसमें बताई गई थी सर। विवेकानंद शब्द का संधि विच्छेद कर सकती हैं? जी सर। सर विवेक धन आनंद। क्या मतलब है दोनों को मिलाकर? सर विवेक के माध्यम से आनंद प्राप्त करना। ठीक है। आजकल सोशल मीडिया में क्या विवेक के माध्यम से आनंद हो रहा है कि विवेकहीन होते जा रहे हैं लोग? सर ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका प्रयोग कैसे कर रहा है। यदि वो पॉजिटिव रूप से सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है अपने पढ़ाई के लिए या फिर अपने कामकाज के लिए, तो वो एक विवेक से आनंद कहेंगे। और यदि दिन भर कोई नकारात्मक चीज़ें देख रहा है या सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि अविवेक के माध्यम से आनंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को अपने मार्ग से भटकने ना जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर युवा भटक गए तो राष्ट्र को नुकसान होगा, राष्ट्र का भविष्य कमज़ोर हो जाएगा। जी सर। हमें क्या करना चाहिए? उनको पूरी स्वतंत्रता दे के छोड़ देना चाहिए, जो करें तो करें, या कुछ दिशा निर्देश मिलना चाहिए उन्हें? नहीं सर, इसमें हमें कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं ताकि युवा उनको अपने लक्ष्य के प्रति वो जागरूक नहीं है तो सबसे पहले हमें उनको जागरूक करने की आवश्यकता है कि आप जो अपना लक्ष्य है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है, तो दिन भर मोबाइल पर बिताने से वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। आप जो कार्य करते हैं उसमें समर्पण के साथ कार्य करिए। और हम देखते हैं कि जो निरंतर वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या नकारात्मक रूप से यदि मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो सर एक बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा
विधान आया था जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो सोशल मीडिया है उससे दूर रखने के लिए प्रावधान किया गया था। तो सर हम भी ऐसा कुछ प्रावधान कर सकते हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया और ये नकारात्मक जो कई देशों की सरकारों ने कानून बनाकर पाबंदी लगा दी है। जी सर। हमारी सरकार सुस्त क्यों है इस मामले में? जी सर, सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है और निश्चित ही हम देखते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार का कानून लागू किया जा सकता है सर। चलिए ठीक है, अंतिम जाते जाते बता दीजिए विवेकानंद जी का जन्मदिन कौन सा दिन है? जी सर, 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था सर। 1867 63 जी सर। और कब तक वो थे जीवित? जी सर, 4 जुलाई 1902 को उनको पुण्यतिथि मनाई जाती है सर। मतलब उनकी दो तो कितने वर्ष की आयु में पुण्यतिथि मनाई गई उनकी? सर 31। वो कैसे? आपने 63 कहा ना? जी सर। तो 63 से 37 ईयर्स, 36 वर्ष सर, 36 वर्ष हो गए। 63 से 37 तो 1900 तक में हो गया, 2 साल और भी है तो 39। क्या विवेकानंद जी की आयु 39 साल थी? शुरू आपने ठीक कहा था 30-31 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। तो जन्म का वर्ष तो नहीं गड़बड़ है? शायद हो सकता है सर, मैं इसको देख लूँगी। कोई बात नहीं, ठीक है सर। पूजा जी सर, आपने डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में काम किया है। जिस तेज़ी से डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। आज की डेट में लोग सामना कर रहे हैं ये तरह तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स का। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? सर वर्तमान में डिजिटल फ्रॉड्स हम देखते हैं कि जैसे साइबर अपराध है वो निरंतर रूप से बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो सबसे अधिक प्रचलन में है तो वो देखते हैं डिजिटल अरेस्ट की जो अवधारणा है वो सबसे अधिक है। इसके अलावा सर साइबर स्टॉकिंग हो गया या फिर डीप फेक के माध्यम से किसी के गलत वीडियो बनाना हो गया, इस प्रकार के अपराध वर्तमान में देखे जा रहे हैं सर। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर लोगों के साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसमें OTP फ्रॉड, फिशिंग, ये सारी गतिविधियां हैं। क्या होते हैं ये? किस प्रकार से OTP के माध्यम से फ्रॉड होता है? फिशिंग क्या होती है? जी सर, फिशिंग से तात्पर्य है सर कि कोई गलत ईमेल भेजा जाए या फिर कोई वेबसाइट भेजी जाए और उसके माध्यम से उनकी जो सारी जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। इसका सर मूल शब्द का अर्थ देखें तो फिशिंग का अर्थ होता है जाल में फंसाकर उनकी सारी जानकारी प्राप्त करना। और सर OTP के माध्यम से इस प्रकार से कि किसी व्यक्ति के उसके नंबर डाले जाते हैं और फिर उनको बहला फुसलाकर उनके OTP मांग लिए जाते हैं और फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी स्तरों पर अगर फ्रॉड हो तो एक बार को व्यक्ति चौकन्ना हो भी जाता है, बट अब ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, गैंग हैं, वो इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को एक कॉल आ सकता है कि आपका आधार का डेटा पुराना हो गया है, उसे अपडेट करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें। एक आम व्यक्ति इसे पुख्ता मानेगा और शायद वो जानकारी दे भी दे। ऐसे संदर्भ में लोगों को किस प्रकार जागरूक किया जाए? जी सर, इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक गाइडलाइन बताई गई थी जिसमें बताया गया था कि इस प्रकार का यदि कोई भी कॉल आपको आता है तो पहले रुकिए, फिर सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। ये कॉल फ्रॉड तो नहीं है, इसके बारे में आपको पहले सोचना चाहिए, अपने परिवारजन से विचार विमर्श कर सकते हैं, उसके बाद आपको इस पर एक्शन लेना है। मान लीजिए आपके पास कोई आता है विचार विमर्श के लिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप अवेयर हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगी कि वो कैसे पता लगाएं? मान लीजिए ऐसा, यही आधार वाला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगी, कैसे बताएंगी कि वो कैसे पता लगाएं कि ये फ्रॉड कॉल है या जेन्युइन कॉल है सरकार की तरफ से? जी सर, इसके लिए हम जो आधार की वेबसाइट है सर उस पर लॉगिन करके और उस पर जानकारी प्राप्त कर के फ़ोन लगा के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में आजकल हम देखते हैं कि गाँव में और शहरों में सब जगह आधार सेंटर स्थापित है सर, तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप आधार सेंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो एकदम पुख्ता होगी और इसमें आपके साथ कोई भी फ्रॉड होने की संभावना नहीं रहेगी सर। ठीक है, एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी जारी की गई है इस किस्म के फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने के लिए। जी सर। क्या है वो हेल्पलाइन? 1930। 1930 है या 1903 है? 1930 है सर।
चलिए ठीक है। क्या महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ऐसी कोई हेल्पलाइन जारी की गई है महिलाओं की सहूलियत के लिए मध्य प्रदेश में? जी सर, राष्ट्रीय स्तर पर तो 1090 है। इसके अलावा अभी वर्तमान में 181 को महिलाओं के लिए भी एकीकृत कर दिया गया है। कर दिया गया है 181। ठीक है। क्या किसानों के लिए भी ऐसी कोई हेल्पलाइन है कृषि संबंधी कार्यों से जुड़ी हुई? जी सर। क्या है वो हेल्पलाइन? सर एग्जैक्ट अभी हेल्पलाइन कोई बात नहीं। पुखराज किस प्रकार का रत्न होता है, जानकारी है इस बारे में? सर एग्जैक्ट रत्न के बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। ठीक है। आपने शायद कोई रत्न धारण कर रखा है, क्या वो पुखराज है? जी सर। ठीक है, आपने धारण किया है बट आपको जानकारी नहीं है इस बारे में। चलिए, मुझे ये बताएं कि मध्य प्रदेश में क्या ऐसे कुछ प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स पाए जाते हैं? जी सर, इस प्रकार का हीरा जरूर पन्ना में पाया जाता है, बाकी और रत्नों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, अगर किसी व्यक्ति को हीरे की गुणवत्ता ज्ञात करनी हो तो वो कैसे जाने कि हीरा ओरिजिनल है या नहीं है? ओरिजिनल है तो कितनी प्योरिटी का है? क्या इसका कोई मानक होता है? सर इसके मानक एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, पर वो अपवर्तनांक के आधार पर देखा जाता है कि वो कितनी जो रेज है उसको परावर्तित कर रहा है, तो उस आधार पर हम देख सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक आप सही बता रहे हैं, शुक्रिया सर। कॉपर, मैग्नीज, डायमंड, 3 में सर्वश्रेष्ठ है मध्य प्रदेश। जी सर। कैपेसिटी पता है आपको? सर इतना पता है कि तांबा और जो हीरा उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है, पर एग्जैक्ट नहीं पता है। क्वांटिटी नहीं पता आपको? जी सर। तांबा, मैग्नीज या बाकी के अयस्क हम टन में मेजरमेंट करते हैं। हीरे को मैं जिस इकाई में उसका भार करूंगा वो इकाई क्या होगी? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक समावेशन मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में से आप क्या समझती हैं? सर वित्तीय समावेशन से तात्पर्य देखा जाए तो सभी लोगों की जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र हो या कोई भी गरीब वंचित वर्ग हो, उसकी बैंकिंग क्षेत्र तक जो भी पहुंच है आर्थिक योजनाओं तक, उसको हम वित्तीय समावेशन कहेंगे। और सामाजिक समावेशन कि जो समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और समाज के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हो रही है उनका उनको लाभ मिले, तो इसे सामाजिक समावेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। सामाजिक समावेशन में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर? ये तो सामाजिक समावेशन की एक आमतौर पर परिभाषा हो गई जो आपने दी। जी सर। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश के पक्ष में बात करूं तो कौन कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे सामाजिक समावेशन के अंदर लाना या जरूरी है, सरकार ने भी उनको लाया हुआ है? वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो कोई और पुरुष वर्ग हो या किसी और अन्य क्षेत्र का वर्ग हो। जी सर। कितनी श्रेणी में बांटा गया है या कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, ऐसे आप बता सकते हैं या जैसे भी आप बताना चाहो। सर हम इसे अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ज्ञान अवधारणा है जिसके माध्यम से हम इसके अंतर्गत समावेश। ज्ञान अवधारणा होगी, मदद नहीं करेंगे। जी सर। मतलब वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता, सामाजिक तौर पर सहायता नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान ही देंगे। नहीं सर, ज्ञान में जैसे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो जनजातियाँ हैं सर, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक समावेशन किया गया है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सामाजिक समावेशन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। और हम देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनको भी जोड़ने के लिए उन्हें ओबीसी का दर्जा प्रदान किया गया है ताकि उनका जो विकास है वो प्रॉपर हो सके। कुछ है आपके पास में मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा है ट्रांसजेंडर्स का? सॉरी सर, आंकड़ा तो मुझे पता नहीं है सर। क्या विकलांग या हैंडीकैप भी श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में सर? सामाजिक समावेशन श्रेणी में। जी सर। विकलांग या स्पेशल कैटेगरी या हैंडीकैप उनको हम बोल लें, क्या उनसे संबंधित कोई 2 योजना आपको पता है मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश सरकार ने चला रखी है? जी सर। कंप्यूटर प्रोग्राम से ही संबंधित है, इतना भी हम आपको बताते हैं। कुछ ट्रैवलिंग अलाउंसेस करके दिया जाता है। जी सर,
योजना का नाम मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ, पर विभिन्न प्रकार की जो अगर हैंडीकेप्ड है तो उनको साइकिल प्रदान की जाती है, या फिर जो कर्ण बाधित है तो उनको मशीन प्रदान की जाती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं वो प्रदान किए जाते हैं सर। यातायात वित्तीय सहायता से संबंधित कोई योजना आपको नहीं पता? चलिए कोई नहीं, आप इंट्रानेट और इंटरनेट इन दोनों में डिफ्रेंशिएट या इन दोनों में जो अंतर है मुख्यतः वो हमें बता दीजिए एक बार। जी सर। इंट्रानेट की बात करें तो किसी कंपनी के अंतर्गत या फिर बहुत ही कम क्षेत्र में इसकी पहुंच होती है। इसमें मुख्य रूप से जो पासवर्ड होते हैं या इसके माध्यम से लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं, उसके माध्यम से लॉगिन किया जाता है। जबकि जो इंटरनेट है वो एक्स्ट्रा नेट के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से हम विश्व में कहीं पर भी बैठकर और उसको लॉगिन आईडी मतलब लॉगिन कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकली अगर शब्द में इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो मैं क्या बोलूँगा इंट्रानेट को और क्या बोलूँगा इंटरनेट को? सर इंट्रानेट को हम सीमित क्षेत्र के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि वो तो आपने उपयोग बता दिया। जी सर। लैन मैन करके भी कुछ होता है क्या? जी सर। जो इंट्रानेट है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कार्य करता है, जबकि जो इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क या के लिए सर। कंप्यूटर में निबल क्या है? सर जो डेटा की जो स्पीड है उसको मापने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है सर। फिर बाइट क्या है? 8 निबल बन के 1 बाइट बनती है सर। और सबसे हाई वैल्यूएबल क्या है? मतलब जो लास्ट जैसे टीबी सुना होगा आपने, जीबी सुना होगा आपने। जी सर। सबसे हाई जो कैपेसिटी वाला है वो कहाँ तक पहुँचा है? सर मैं जहाँ तक याद तो कर पा रही हूँ योटा बाइट करके एक योटा बाइट में कितना होता है? 1024 जेटा बाइट करके कुछ होता है सर, एग्जैक्ट मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। स्टार, बस, रिंग ये क्या है कंप्यूटर में? सॉरी सर मैं अच्छा। स्टार, बस, रिंग कंप्यूटर साइंस में क्या है ये? सर ये कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की एक टेक्नोलॉजी है, इसको टोपोलॉजी भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को विभिन्न रूप से आपस में जोड़ा जाता है, जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए और विभिन्न प्रकार की जो कार्य होते हैं वो एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर पाए, इसके लिए प्रयोग किया। कितनी जनरेशन आई हुई है अब तक कंप्यूटर की? ये 5th जनरेशन चल रही है। ये 5th जनरेशन है सर। पूजा, अभी तक कितने व्यक्तियों ने भारत में प्रधानमंत्री का पद संभाला है? जी सर। सर 17 पक्का? कितने व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला है? सर मैंने पढ़ा था पर एग्जैक्ट डेटा इसे याद नहीं। कितने व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद संभाला है? सॉरी सर। अच्छा, कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 55 जिले हैं सर। और कितनी तहसीलें हैं? सॉरी सर, तहसीलें मैं अभी याद नहीं कर पा रही। सब डिविजन्स भी होते हैं? जी सर। कितने सब डिविजन्स हैं? कोई बात नहीं पूजा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? आइए पूजा, बैठिए। थैंक यू सर। ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि 2019-18 में आपने बीएससी पूरा किया और 19 से आप निरंतर मध्य प्रदेश की परीक्षा दे रही हैं। जी सर। और पहले ही प्रयास में पीटी भी निकाल लिया, मेंस भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू दिया। जी सर। फिर हर बार आपने पीटी मेंस ने कभी आपको रोका ही नहीं, जबकि लाखों लोगों को रोक लेता है वो। जी सर। कैसे आपने पीटी को भी टाटा किया, मेंस को भी टाटा किया, क्या रणनीति अपनाई थी? सर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका ही बार बार मैं रिवीजन करती हूँ। मैं नई बुक्स जो रहती हैं उनको ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करती हूँ। जो सिलेबस है उसके अनुसार अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ और उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ने का प्रयास करती हूँ सर। अच्छा, पाठ्य पुस्तक गहराई से पढ़ती हैं बार बार? तो इस बीच में आपने हर पाठ्य पुस्तक 6-6, 8-8 बार पढ़ लिया है? जी सर, लगभग। वेरी गुड। और इंटरव्यू में लेकिन बार बार आप पहुंच रही हैं और आयोग आपको बार बार रोक दे रहा है, वो क्यों कर रहा है सर? सर मुझे लगता है कि मेंस में भी कहीं थोड़ी कमी रही होगी कि इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे होंगे। साथ ही सर इंटरव्यू में भी उतना अच्छा शायद हम प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मार्क्स पता लग पाए कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी तक 19-20 वाला तो रिजल्ट अभी आपका अटका हुआ है। जी सर। 21 वाला अंक तो कई लोगों को पता लग गया है।
सर जिनका जो फाइनल रिजल्ट आ गया है उनका ही पता चलता है, जो फेल हो चुके हैं उनके रिजल्ट नहीं पता चलते हैं। बताते नहीं है? नहीं सर, 19, 20, 21 किसी का भी नहीं बताया सर, क्योंकि वो 27% और 13% का जो केस है ओबीसी का उससे संबंधित थे, इसलिए सर। अच्छा, फिर भी आपको क्या लगता है, आपका आप 4 बार इंटरव्यू दे चुकी हैं? जी सर। हर बार इंटरव्यू एक जैसा रहा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है? सर इम्प्रूवमेंट तो हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बोलने में या फिर बात करने में मुझे लगता है, परंतु कुछ फैक्चुअल जानकारी रहती है वो पढ़ते हैं पर सर भूल जाते हैं कुछ समय के पश्चात, तो इस कारण से भी मुझे लगता है। बाकी सर आप बताइए कि क्या करना। मैं तो बताऊंगा ही, मैं ज़रा सब पता तो कर लूँ पहले। जी ठीक है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप क्यों रुकी हुई हैं। जी। मुझे लग रहा है कि आपको इंटरव्यू में भी अच्छे अंक मिलने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए था, आपका रिजल्ट फाइनली आ जाना चाहिए था। क्योंकि बातचीत करने के जो अंदाज है, शैली है, जो पद्धति है, उसमें तार्किकता है, स्पष्टता है, आत्मविश्वास भी है, विनम्रता है, जो गुण प्रशासकों में दिखने चाहिए वो हैं सब। ठीक है, फिर एक आध वो कहीं कहीं छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन वो कमियां तो हर इंसान में होती है, इंसान के भगवान में भी कमियां हैं। जी सर। भगवान में कमियां हैं कि नहीं? सर बोलते हैं पर मुझे नहीं लगता कि भगवान में कुछ कमियां होंगी। क्यों? शिव जी रोज डमरू नहीं बजाते, कभी कभी बजाते, कमी है? सर रोज बजाएंगे तो फिर ठीक है, तो देखिए हम उन्होंने प्रश्न पूछा, चूँकि आपने डिजिटल साक्षरता अभियान में अपनी सहभागिता दिखाई है, उधर से सवाल बनते हैं, स्वाभाविक तौर पे पूछे जाएंगे। जी सर। आपकी तैयारी का स्तर मोटे तौर पर ठीक है, लेकिन उसको लगातार परिमार्जित करते रहिए। जी सर। नशा मुक्ति, बाल विवाह वगैरह जैसी चीज़ों से आप जुड़ी रही हैं, उस पर प्रश्न आ सकते हैं। जी सर। आपका उत्तर संतुलित दिख रहा है जहाँ जहाँ आपने दिया है, लेकिन उस दिशा में आप निरंतर परिमार्जन करते रहिए। जी सर। हाथ में अंगूठी पहनी थी, उसका आप तार्किक बचाव नहीं कर पाई पुखराज वगैरह को लेकर। जी सर। इसमें दो, एक तो वो शायद इंटरव्यू के बाहर निर्देश है कि निकाल के जाएं आप। जी सर। तो वैसे भी निकाल के जाना पड़ता है, लेकिन मान ले पूछ ही बैठे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज हैं या कौन कौन से खनिज पत्थर मिलते हैं, तो वो सब जानकारी तो बहुत मुश्किल है नहीं, इकट्ठा कर लीजिए। जी सर। और अगर कभी कभी इस तरह के मसले में फंस जाए ना, तो कह सकती हैं कि सर मेरा तो विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में, लेकिन माँ ने जिद करके या पिताजी ने जिद करके या दादी जी ने जिद करके पहना दिया, मैं इसमें दिमाग नहीं लगाती। जी सर। बचने का एक ऐसा उपाय, थोड़ा सा इमोशनल एंगल देके आप बच सकती हैं, लेकिन जानकारी जहाँ तक हो सके इकट्ठा कर लीजिए। जी सर। और मुझे कुल मिलाकर आपका प्रदर्शन संतोषजनक लग रहा है, और मैं आशान्वित हूँ कि आपके अंक जरूर 100 से ऊपर आने चाहिए। जी सर। क्योंकि या तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आ रहे होंगे और मेंस में आपके कम पड़ जा रहे हैं। जी सर, ऐसा कुछ हो सकता है। तैयारी के स्तर पर अब आपके पास चूँकि 10 दिन, मोटे तौर पर 8 दिन 9 दिन है, आप यही कर सकती हैं कि साइंस बैकग्राउंड की हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा है डिजिटल साक्षरता से, तो उसको लगातार उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं भारत में, साइबर क्राइम की बढ़ती हुई घटनाएं, सोशल मीडिया का संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा अध्ययन निरंतर करते रहिए। और बाकी जो मध्य प्रदेश के जो सब चीज़ें आपने पढ़ी रखी हैं, पीटी मेंस लगातार जो 5 बार पास करे, इसका मतलब कि वो सब पढ़ रखा है, याद है, तो उसमें दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको रिवाइज करते रहिए। जी सर। ठीक है, महिलाओं की उपलब्धियों पर निगाह जरूर रखिएगा हर फील्ड में। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मेरा एक प्रश्न था कि जो मैंने डेफ भरा है उसमें और क्या परिवर्तन, ये सही है या 9वां 10वां पॉइंट एक बार आप देख के बता दीजिए। दीनदयाल सेवा समिति जीन्स क्या है? जीरन है सर। जीरन, अच्छा, के माध्यम से जन जागरूकता एवं सेवा कार्य करना। ठीक है, शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, महिला शिक्षा व उनसे प्रेरित करने तो करें। अच्छा है, कोई फर्क करने की जरूरत नहीं। जी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।